जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए इस प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों मैं आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना है। सभी क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सभी के सभी प्रश्न मॉडल पेपर से उठाए गए हैं। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में भी दोस्तों ऑटोवान बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। एंड दूसरा प्रश्न है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? सभी लोग जानते होंगे, कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, राष्ट्रवाद का प्रारंभ रूस देश से हुआ था सर्वप्रथम। रूस नहीं, रूस है क्या है? सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, एक बार सब लोग कमेंट में बताएंगे। मुझे थोड़ा सा फ्रांस और रूस में डाउट लग रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कई बार, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन से प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में की जाती है। उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ज्यूसेppe मेत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा या यंग जर्मनी? तो ज्यूसेppe मेत्सनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। ओके, याद रहेगा ना, बिल्कुल ज्यूसेppe मेत्सनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक। और असहयोग आंदोलन की प्रेरणा भी उनके खुद की ही पुस्तक हिंद स्वराज से महात्मा गांधी को मिली थी। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1789 ईस्वी में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? सतलुज, महानदी, गोदावरी या ब्यास? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और ये महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल इसमें है गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल है। चना, दालें, मक्का ये तीनों गलत आंसर हैं। ठीक है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें और नकदी की फसलें भी होती हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। ये कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? ये आपको दिलाएंगे 3 से 6 अंक। 3 से 6 अंक अगर आप लोग चाहते हैं अपने परीक्षा में कि ना छूटे, तो इसे पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग पढ़ के जाएंगे। अभी मैं आपको इनके आंसर्स बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन दूंगा आपके लिए होमवर्क में। होमवर्क में ये क्वेश्चन करना है, एक पेय फसल का नाम बताना है। आप लोग कॉफ़ी बता दीजिएगा या चाय बता सकते हैं, और इसके उत्पादन पर प्रकाश डालना है, यानी कि इसके उत्पादन हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं। ठीक है, वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और किस मिट्टी में उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है उस फसल की, जो भी आप लिखेंगे। जैसे कॉफ़ी का लिखेंगे तो कॉफ़ी के बारे में सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, और चाय का लिखेंगे तो उसके बारे में
जैसे सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे उगाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, असम में। ठीक, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती असम राज्य में होती है। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। और दोस्तों क्या हुआ था बाद में, सन 1922 में एक घटना घटित हो गई गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है और चौरी चौरा नामक स्थान पर 1922 ईस्वी में एक घटना घटी, जिसके चलते भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई थी उसने पूरे पुलिस थाने को आग से जला दिया और उसमें 22 पुलिसकर्मी थे, वो जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। ठीक है, इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, यही आपको बताना था। ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 12 का आंसर देख लीजिए। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जब 18वीं शताब्दी आई तो ब्रिटेन की जनसंख्या और तेजी से बढ़ी। इस वृद्धि के कारण शहर और उद्योग फैलने लगे। जंगलों को काट काट कर शहर निर्मित हुए और उद्योग बने, बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले वहाँ पे। ठीक है, परिणाम स्वरूप कृषि भूमि में कमी आने लगी। कृषि भूमि जो थी वहाँ पर भी शहर बन गए, घर बहुत सारे बन गए, इससे कृषि भूमि में कमी आई। परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण अनाज की मांग बढ़ने लगी। अब सीधी सी बात है, अगर भूमि पर जो खेत थे वहाँ पर अधिक से अधिक घर बन जाएंगे तो कहाँ से अनाज उत्पन्न होगी, अनाज की पैदावार कहाँ से की जा सकती है। इसी तरह जनसंख्या भी बढ़ी, जिससे कि अनाज की मांग बढ़ी। ठीक है, खेती कम हुई तो अनाज की मांग बढ़ेगी ही और जनसंख्या भी बढ़ गई। ठीक है, तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई तो अनाज की मांग भी बढ़ने लगी और कृषि उत्पाद दिन प्रतिदिन महंगे होने लगे। जितने भी कृषि संबंधित उत्पाद थे, खाने वाले पदार्थ कृषि से संबंधित, वो भी दिन प्रतिदिन महंगाई के शिकार हो गए, महंगाई में आ गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। दूसरी ओर बड़े भूस्वामियों ने दबाव डालकर, ये लाइन आपको याद रखना है, यही था आपका क्या, कार्नला, यही है कार्नला की डिफिनीसन। दूसरी ओर बड़े भूस्वामियों ने, जो बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बहुत सारे भूमि थे, बहुत सारे भूमि के मालिक जिन्हें कहा जाता है, उन्हें बड़े भूस्वामी कहा गया था। ठीक है, कहा जाता था। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला। क्या दबाव डाला? दबाव ये डाला कि मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। मक्के का आयात अब नहीं होगा। ठीक है, मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। आयात मतलब होता है कि दूसरे देश से अपने देश में किसी वस्तु को मंगवाना। ठीक है, दूसरे देश से किसी वस्तु का अपने देश में आना, उसे आयात कहते हैं। और निर्यात होता है अपने देश से दूसरे देश में वस्तु को भेजना। ठीक है, तो आयात पर रोक लगा दिया बड़े भूस्वामियों ने। जिस कानून के आधार पर इन लोगों ने पाबंदी लगाई, सरकार ने जिस कानून पर कार्नला की पाबंदी लगाई, जिसे कार्नला कहा गया था, मक्के की आयात पर प्रतिबंध को जिस कानून के आधार पर लगाई उसे ही कार्नला कहा जाता है। ठीक है, जिस कानून के आधार पर मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया उसे ही कार्नला का डिफिनीशन दिया गया है, याद रखिएगा। तो बस दोस्तों, आज के ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप लोग एक बार और पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, होमवर्क के लिए मैंने दिया है। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो बताइए दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।